Good morning, children. Today we are going to start with the civics chapter number 2 of class 9, constitutional design. So from the name it is clear that this chapter is going to relate with constitution, how the constitution was designed, why it is designed, है ना. तो constitution का meaning तो आपको पता ही है ना बच्चे, because you have done it in your earlier classes also. Constitution is a set of rules or laws which are accepted by a country or the people living in that particular area, है ना, or in that country. So before we start with the chapter, let us move to the overview, that means introduction. So as in your previous chapter you have seen that in a democracy the rulers are not free to do what they like, है ना. डेमोक्रेसी में जो रूलर्स होते हैं उनके पास कोई आज़ादी नहीं होती कि वो खुद कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ सर्टेन जो है बेसिक रूल्स होते हैं जो कि सिटीजन्स और गवर्नमेंट दोनों को फॉलो करना पड़ता है. क्योंकि आपको पता है ना कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया जाता है, ताकि कोई भी कंट्री उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग रन कर सके. तो ये सारे रूल्स को इकट्ठा क्या बोलेंगे हम, कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये सुप्रीम लॉ होता है हमारी कंट्री का, मतलब सबसे ऊंचा लॉ हमारी कंट्री का. और ये कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है सिटीजन्स की क्या राइट्स होती हैं, क्या पावर्स होती हैं गवर्नमेंट की, और किस तरह से गवर्नमेंट को काम करना होता है. क्योंकि अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होगा तो बड़ा कैओस हो जाएगा, हर गवर्नमेंट अपनी मनमानी करने लगेगा. अब देखिए बेटा, अगर दो चीज़ें हैं, एक तरफ तो आप कह सकते हो एक रैबिट है और दूसरी तरफ से एक लायन है, तो आपको किस से बचना है, किससे आपको ज़्यादा खतरा लग रहा है ना. लायन से ऑब्वियसली, क्योंकि वो उसके अंदर ज़्यादा पावरफुल है. तो ऐसे ही गवर्नमेंट भी पावरफुल होती है, लेकिन इसको स्टेबल रखने के लिए, ताकि इससे हमें ख़तरा ना हो, तो हमें इसको अपने आप को इस गवर्नमेंट से बचाने, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, उसके पास इतनी पावर होती है. तो उनसे बचने के लिए हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रखने पड़ेंगे जिनको वो फॉलो करेगी गवर्नमेंट और उसके अकॉर्डिंग चलेगी, जिससे हमें भी कोई हार्म नहीं होगा. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स इन अ कॉन्स्टिट्यूशन. और इस चैप्टर में हमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी के बारे में, और हमें क्यों कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ड्रॉप होता है, कौन इसको डिज़ाइन करता है, किस तरह से डिज़ाइन करता है, कौन सी वैल्यू हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस को शेप अप करती हैं. ठीक है, डेमोक्रेटिक स्टेट्स में. ठीक है. वंस कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक्सेप्ट हो जाता है, कैन वी मेक चेंजेस लेटर, क्या उसमें हम बाद में चेंजेस कर सकते हैं, कि एक बार जो बन गया है उसी को एक्सेप्ट करना पड़ता है. ठीक है. सो ये सब चीज़ें जो हम इस चैप्टर में जो है, हमारे जो क्वेश्चंस जो हमारे माइंड में आते हैं, वो सारे इसमें हम चैप्टर में पढ़ेंगे. सो एक रीसेंट इंस्टेंस है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन करने के लिए होता है, एग्जांपल देते हैं फॉर डेमोक्रेटिक स्टेट, वो हमारी है साउथ अफ्रीका में. इसमें जो हम पढ़ेंगे, जो हमारे को एग्जांपल हमें मिला है कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइनिंग के लिए फॉर अ डेमोक्रेटिक स्टेट, वो हमें साउथ अफ्रीका से मिलेगा. हमें इस चैप्टर में साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे. तो हम जब चैप्टर ये पढ़ेंगे कि पता चलेगा कि साउथ अफ्रीका में क्या हुआ. ठीक है. और किस तरह से जो साउथ अफ्रीकन्स ने उनको ज़रूरत पड़ी कि अपना वो कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन करे. ठीक है. कैसे यही उनसे सीख लेके कैसे ही ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया. ठीक है. क्या इसके फाउंडेशनल वैल्यूज़ थे, और किस तरह से ये अच्छा सा फ्रेमवर्क देते हैं एक अच्छे सिटीजन्स को बनाने में, और उनकी लाइफ को एज़ वेल एज़ उनकी हमारी उस पर्टिकुलर देश की गवर्नमेंट को. तो ये चीज़ें हम दोनों चीज़ें पढ़ेंगे, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं बेटा, ये नेल्सन मंडेला की है ना. तो नेल्सन मंडेला जो हैं वो एक नेशनलिस्ट थे. ठीक है. तो नेशनलिस्ट क्यों कहा जाता है इनको, क्योंकि जब नेल्सन मंडेला जिस कंट्री यानी कि साउथ अफ्रीका में रह रहे थे, वहाँ पे जो है वाइट्स जो गवर्नमेंट थी, वाइट आपको पता है ना, ब्रिटिशर्स यू कैन से, जैसे हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स रूल करते थे, ऐसे इसमें साउथ अफ्रीका में भी रूल करते थे.
तो वाइट की जो गवर्नमेंट थी वो थोड़ा डिस्क्रिमिनेट करते थे ब्लैक्स में, ठीक है, और कलर्ड्स में। अब ब्लैक कौन से थे? जो वहाँ के नेटिव्स थे, जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, ठीक है, काले लोग जिनको बोलते हैं, या नीग्रोज, जो आज के टाइम में ये बोलना अलाउड नहीं है, मतलब उनको ये नाम नहीं दिया जाता है, अब नहीं इनको ब्लैक्स नीग्रोज नहीं बोला जाता है, तो इनको ब्लैक बोला जाता था। और जो कलर्ड होते थे वो हम जैसे लोग होते थे, जैसे कभी जो प्लांटेशन के टाइम पे ब्रिटिशर्स उनको अपने साथ ले गए होंगे, या हम जैसे लोग जो वहाँ पे रह रहे होंगे, तो उनको और दूसरे जो नेटिव्स वहाँ के नहीं हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, उनको कलर्ड बोलते। तो कलर्ड और जो ब्लैक्स थे उनके और वाइट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो नेल्सन मंडेला जो थे वो उन्होंने फ़ाइट किया इस अपार्थाइड के लिए, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठाई थी, जबकि आवाज़ उठाना अलाउड नहीं था। इसलिए जो नेल्सन मंडेला थे उनको ट्रीज़न, मतलब एक तरह से उनको बोल दे कि उन्होंने जो वो गद्दार हैं, देश के लिए उन्होंने कुछ गलत किया है, और उनको जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। और जब जेल में उनको डाल दिया गया था तो जो और लोग थे जो इस फेवर में थे, जो अपार्थाइड का जो ये फाइट करना चाह रहे थे, तो वहाँ पे जो है साउथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बिल्टअप हो गई थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बिल्टअप हो गई थी। उन सब ने बहुत सारे, जैसे हमारे इंडिया में हुए थे, बहुत सारे क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थी, इस तरह से चीज़ें उन्होंने करी। तो जब बहुत ज़्यादा तादाद में ये रिवोल्ट होने लगे, तो उन्होंने क्या थे, जो वाइट्स थे उनको मानना पड़ा, और फाइनली उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया। अब देखिए कि जो हमारे जो उन लोगों के, जो साउथ अफ्रीका के जो पावरफुल लोग थे, जो मतलब उनके ऊपर रूल कर रहे थे, अब वो और जो डिस्क्रिमिनेटेड लोग थे, अपार्थाइड लोग थे, और यानी कि उस नेटिव्स थे जो उस जगह के, उन दोनों को मिल के कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा। जबकि दोनों को डर भी था एक दूसरे से, एक दूसरे पे विश्वास भी नहीं करते थे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी जो है उपलब्धि थी उन लोगों के लिए, और उन्होंने डिज़ाइन किया कॉन्स्टिट्यूशन, और नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। और इस तरह की चीज़ें जो हैं हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद हम करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अभी हम इतना कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। तो आई हैव फॉट अगेंस्ट द वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन, ठीक है। तो मैंने वाइट डोमिनेशंस के अगेंस्ट भी फ़ाइट किया, और मैंने ब्लैक डोमिनेशन के अगेंस्ट फ़ाइट किया, और मैंने कह रहे आई हैव चेरिश द आइडियल ऑफ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल पर्सनस लिव टुगेदर इन हार्मनी, कि वो ऐसा सोसाइटी, डेमोक्रेटिक, एक आइडियल डेमोक्रेटिक सोसाइटी वो चाहते थे जिसमें सबके सब जो लोग थे वो आपस में इकट्ठे रहें, हार्मनी से रहें, मिलजुल के रहें, यानी कि, और उन दोनों को एक जैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उन सब लोगों को एक जैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ठीक है। तो इट इज़ एन आइडियल विच आई हैव होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव, कह रहे यही मेरा एक मेन जो है मकसद था कि इस तरह की मैं चाहता हूँ, इस तरह की सोसाइटी हो, डेमोक्रेटिक सोसाइटी हो, और मैंने इसको अचीव करने के लिए भी इसको फाइट किया इसके लिए। बट इफ़ नीड्स बी इट इज़ एन आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई, कह रहा अगर मुझे ज़रूरत भी पड़े इस चीज़ के लिए, इसको हासिल करने के लिए, और मुझे मरना भी पड़े तो वो भी मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो ये नेल्सन मंडेला थे, जिनको ट्रेजन मीन्स, जिनको गद्दारी के लिए वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने उनको जेल में डाल दिया था, और वो और उनके साथ 7 लीडर्स उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी थी इन 1964, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो अपार्थाइड रिजाइम था उसके अगेंस्ट उन्होंने अपोज़ किया था। एंड ही स्पेंट नेक्स्ट 28 ईयर्स इन द साउथ अफ्रीकाज मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन रॉबन आइलैंड, जैसे इधर हमारे कहते हैं ना काला पानी में भेज देते हैं, तो ऐसे ही अफ्रीका की जो ड्रेडेड प्रिजन थी वो थी रॉबन आइलैंड पे, ठीक है। तो इन्होंने जो है नेल्सन मंडेला ने 28 ईयर्स जो है साउथ अफ्रीका की इस आइलैंड में, उसकी प्रिजन में इन्होंने बिताए, ठीक है। आगे चलते हैं। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, कैसे इन्होंने स्ट्रगल किया अपार्थाइड के अगेंस्ट। तो अपार्थाइड जो है एक नेम है जो कि एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम है, ठीक है।
जो कि साउथ अफ्रीका में थी। दो वाइट यूरोपियंस थे, उन्होंने इम्पोज द सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका। जो वाइट यूरोपियंस थे यानी कि ब्रिटिशर्स ने साउथ अफ्रीका के लोगों के ऊपर ये सिस्टम को इम्पोज किया था, डिस्क्रिमिनेशन को। और 17th और 18th सेंचुरी में जो ट्रेडिंग कंपनीज जो यूरोप से आई थी, उन्होंने यहाँ का एरिया ऑक्यूपाई कर लिया था आर्म्स और फोर्स के साथ, ज़बरदस्ती यहाँ पे आए। जैसे हमारे, आपको याद होगा अगर आपने 8th में पढ़ा था, किस तरह से जो है यूरोपियन का जो है ट्रेडिंग कंपनीज हमारे आके यहाँ पे इंडिया में उन्होंने रहना शुरू कर दिया था। पहले उन्होंने थोड़े थोड़े पैर जमाने शुरू करे सूरत में सबसे पहले, है ना, फिर उसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र, है ना, और दूसरे एरियाज़ में भी उन्होंने उसके ऊपर हक जमाने शुरू कर दिए ज़बरदस्ती, ठीक है। देन इंडिया की तरह नहीं, अ लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स हैड सेटल इन साउथ अफ्रीका एंड बिकेम द लोकल रूलर्स। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे आके रहने लगे, लेकिन साउथ अफ्रीका में बहुत सारे जो लोग थे, वाइट्स थे, उन्होंने वहाँ पे रहना शुरू कर दिया था। द सिस्टम ऑफ अपार्थीड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल दैम ऑन द बेसिस ऑफ द स्किन कलर, ठीक है। और जो सिस्टम था अपार्थीड का, वो लोगों को कैसे करता था कि स्किन के कलर से उनको लेबलिंग कर देता था कि ये काले हैं, ये गोरे हैं, ठीक है। जो नेटिव पीपल थे साउथ अफ्रीका के, वो ब्लैक इन कलर थे, ठीक है। वो उनकी पॉपुलेशन कितनी होती थी बेटा? 3/4 होती थी, एंड दे वर नोन एज ब्लैक्स। और इसके साथ साथ दो ग्रुप्स और थे, दे वर पीपल ऑफ मिक्सड रेसेस हु वर कॉल्ड कलर्ड, ठीक है। मिक्सड रेसेस थे, जैसे कोई माइग्रेट हो चुका था इंडिया में, ठीक है। जो वाइट रूलर्स जो थे, जो माइग्रेट हो जाते थे इंडिया में, उनको कलर्ड मिक्सड रेसेस बोला जाता था, ठीक है बेटा। और जो वाइट रूलर्स थे, जितने भी नॉन वाइट्स होते थे, उनको सबको इन्फीरियर, मतलब अपने से नीचे समझते थे। जो नॉन वाइट्स थे डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स। अच्छा, नॉन वाइट्स में कौन आ गए? एक तो ब्लैक्स आ गए और एक कलर्ड आ गए, तो इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होती थी। जो अपार्थीड सिस्टम है वो बहुत ही ओप्रेसिव है, बहुत ही ओप्रेसिव था ब्लैक्स के लिए, क्योंकि उनको जो है लिविंग, जो वाइट एरियाज़, जो जहाँ पे वाइट, जिन एरियाज़ में वाइट लोग रहते थे, वहाँ पे उन एरियाज़ में आने का अनुमति नहीं थी, और ना ही वो वाइट्स के साथ काम कर सकते थे, ठीक है। वाइट एरियाज़ में भी काम नहीं कर सकते थे, और बिना परमिट के, अगर उनको परमिट लेना पड़ता था तभी वो उस जगह पे वो मतलब काम कर सकते थे। जैसे ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रुप्स में लोग जाते थे, ये यानी कि पब्लिक टॉयलेट्स, है ना, वर ऑल सेपरेटेड। ये सारी की सारी जो सेपरेटेड थी इन सब अपार्थीड लोगों के लिए, ठीक है। तो दिस वॉज कॉल्ड द सेग्रीगेशन। अब ये जो डिफरेंस किया जाता था, इसको क्या बोला जाता था बेटा? सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन के मीन्स उनको सेग्रीगेट करना, अलग करना, ठीक है। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज ऑल्सो। चर्चेज जो जहाँ पे वाइट वर्शिप करते थे, वहाँ पे उस एरियाज़ में ऐसा ही हुआ था ना हमारे इंडिया में बेटा, कि पानी जो वो अनटचेबल्स, नॉट विद द ब्रिटिशर्स एंड दिस ब्लैक इंडियंस, जो इंडिया जो आपके हमारा जो कास्टिज़म था, उसमें ही इस तरह का था, अनटचेबल्स को वहाँ पे नहीं आने दिया जाता था इस तरह की प्लेसेस पे। ऐसे ही जो ब्लैक्स थे, उनका एक तरह से आप कह सकते हो वो रोल बन गया था वाइट्स के लिए, जिस तरह से हमारे इंडिया में अनटचेबल्स थे। सो दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेस जहाँ पे वाइट्स वर्शिप करते थे। ब्लैक्स जो थे वो किसी भी कोई भी एसोसिएशंस फॉर्म नहीं कर सकते थे, और कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। अगर उनके साथ कोई टेरेबल ट्रीटमेंट होता तो उनको अलाउड नहीं था कि वो उनके अगेंस्ट आवाज़ भी उठा सके, वाइट्स के अगेंस्ट आवाज़ भी उठा सकें। और 1950 तक जो ब्लैक्स, कलर्ड और इंडियन जो थे, इन्होंने अपार्थीड सिस्टम के अगेंस्ट फाइट किया, और उन्होंने बहुत सारे मार्चेस और बहुत सारी स्ट्राइक्स लॉन्च की 1950s। इस चीज़ का याद रखना बेटा, 1950s में जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, बेटा अब आप देखें कि ये मत कहिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, तो यहाँ आप सोचेंगे यहाँ पे भी कांग्रेस का नाम आ गया। सो कांग्रेस इज़ द कलेक्टिवनेस, जहाँ पे सब लोग मिलते हैं, तो इसलिए कांग्रेस का वर्ड कहीं पे भी आपको मिल सकता है, अमेरिकन में भी मिल सकता है ना। तो ये इंडिया का तो आपको पता ही है। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो थी, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होती, ये नहीं थी कि अम्ब्रेला लेके जाते थे ये ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं था। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस थी कि
सब लोग इसके अंडर आ गए थे। इस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस थी सब इसके अंदर ही समा गई थी, और इन्होंने जो सेग्रीगेशन की जो पॉलिसीज़ थी उसके अगेंस्ट स्ट्रगल किया। अब इसमें बहुत सारे वर्कर्स इंक्लूडेड थे, ठीक है, वर्कर्स यूनियंस थी और कम्युनिस्ट पार्टी थी। बहुत सारे सेंसिटिव वाइट्स भी थे जिन्होंने जो बहुत इन लोगों के बारे में सोचते थे, जिनको लगता था कि जो वाइट्स जो हैं वो गलत कर रहे थे, है ना। जैसे एनी बेसेंट हमारे उसमें थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जब फॉर्म हुई थी, है ना, उनकी हेड थी, उनके हेड थे। तो ऐसे ही इसमें जो मैनी जो सेंसिटिव वाइट्स लोग जो थे उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और अपार्थाइड के लिए उनकी अपोज करने में हेल्प करी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा लीडिंग रोल प्ले हुआ है स्ट्रगल इस अपनी यू कैन से फ्रीडम के लिए। तो सेवरल कंट्रीज़ जो थे अपार्थाइड को एक तरह से अनजस्ट बोल रहे थे कि ये रेसिस्ट है, इस तरह से नहीं होना चाहिए था। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसा बोला करती थी, पर जो वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट थी वो इसी तरह से उनको रूल करती रही और उनको नीचा दिखाती रही, टॉर्चर करती रही, और बहुत सारे उन्होंने लोगों को मार भी दिया, ब्लैक्स को और कलर्ड पीपल को, ठीक है। अब आते हैं टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ? अब इतना सारा जब क्योंकि कांग्रेस अफ्रीकन कांग्रेस फॉर्म हो गई थी, तो जो एज protest and struggle against apartheid had increased, the government realized that they could no longer keep the blacks under their rule through repression. अब क्योंकि स्ट्रगल प्रोटेस्ट इतने बढ़ गए थे, अब जो वाइट्स थे उनको लगने लग गया था, वाइट गवर्नमेंट जो थी उनको लगने लग गया था कि अब इनको दबा के इनके ऊपर रूल नहीं किया जा सकता। तो वाइट रजीम जो थी उन्होंने पॉलिसीज़ थोड़ी चेंज कर दी, जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे, ठीक है, उनको रिपील कर दिया गया, ठीक है, उनको हटाया गया। और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो उनको बोला था कि अपार्थाइड जो या ब्लैक्स या कलर जो है अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं बना सकते, कोई एसोसिएशन नहीं फॉर्म कर सकते, वो रिस्ट्रिक्शंस जो उन पे लगाई थी, और मीडिया के ऊपर वो भी उनकी ख़त्म कर दी गई थी। और 28 ईयर्स के बाद जो नेल्सन मंडेला जो उसमें थे, जेल में थे, उनको भी फ्री कर दिया गया। और फाइनली जो 26 अप्रैल 1994 एक नया जो है नेशनल फ्लैग था, जो रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, उसको अनफर्ल किया गया, मेकिंग द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, जिससे ये साबित होता है कि उन्होंने डेमोक्रेसी एक फॉलो कर ली है साउथ अफ्रीका में, ठीक है। जो अपार्थाइड गवर्नमेंट थी वो ख़त्म हो गई थी, और उन्होंने मल्टी रेशियल गवर्नमेंट जो थी वो फॉर्म कर ली थी, जिसमें हर रेसेस के लोग जो है मिलके बैठेंगे। और ये आया सब कैसे? तो हम चलो इस चीज़ के लिए कैसे सब आए, तो हम मंडेला को इसके जो उन्होंने लिखा है उनको सुनते हैं, उनको पढ़ते हैं। जो मंडेला कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ न्यू साउथ अफ्रीका, ठीक है। उन्होंने अपने ये बोला था कि हिस्टोरिकल एनिमी सक्सीडेड इन नेगोशिएटिंग अ पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अपार्थाइड टू डेमोक्रेसी, एग्जैक्टली, ठीक है। जो हिस्टोरिकल एनिमीज़ मीन्स वो वाइट्स की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कि उनके साथ जैसे उनके साथ इतना उन एनिमीज़ के साथ अब वो लोग पीसफुल ट्रांजिशन करने में सक्सेसफुल हो गए थे, ठीक है, और डेमोक्रेसी ला चुके हैं, क्योंकि वी वर प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द इनहेरेंट कैपेसिटी फॉर गुडनेस इन द अदर। क्यों कर पाए थे? क्योंकि उन्होंने जो है उनको एक तरह से माफ़ कर दिया था वाइट्स को, कि जो भी उनके ऊपर उन्होंने अत्याचार करे थे उनको सबको भुला के उन्होंने उनको माफ़ कर दिया। तो वो नेल्सन मंडेला बोलते कि मेरी विश थी कि साउथ अफ्रीकन नेवर गिव अप ऑन द बिलीव्स ऑफ गुडनेस, कि साउथ अफ्रीकन जो थे हमेशा कभी भी अच्छाई के बिलीव में कभी भी अपनी ये बिलीव करना कभी ना, अच्छाई को कभी ना छोड़े। क्योंकि यही जो एक चीज़ है जो ह्यूमन बींग्स के अंदर रहनी चाहिए, और एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी एक कॉर्नर स्टोन है। ह्यूमन बींग इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ आवर डेमोक्रेसी, क्योंकि यही अच्छे ह्यूमन बींग्स बनना ही एक डेमोक्रेसी का कॉर्नर स्टोन है, मीन्स एक मेन मकसद है। तो नया डेमोक्रेटिक्स जब साउथ अफ्रीका में बना, जो ब्लैक लीडर्स थे उन्होंने अपील किया टू फेलो ब्लैक्स
टू फॉरगिव द वाइट्स फॉर एट्रोसिटीज़, कि उन्होंने जो भी आपके साथ गलत काम किए हैं, जो भी आपके ऊपर आपको परेशानियां दी हैं, उनको भूल के उनको माफ़ कर दें। और दे हैड कमिटेड वाइल इन पावर, जो भी उन्होंने पावर के समय उनके ऊपर करी हैं, उनके ऊपर उनके साथ गलत किया है, और सोच कहा कि हम एक नया साउथ अफ्रीका बिल्ड करते हैं जो कि इक्वालिटी के बेसिस पे हो, जिसमें सारे मेन और वुमेन जो हैं हर तरह की रेस के, है ना, वो इसमें उनको इक्वालिटी रहे और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ रहें, सोशल जस्टिस मिले सबको, और सबके ह्यूमन राइट्स हों, सबके पास अधिकार हों। जो the party that ruled through oppression and brutal killings and the party that led the freedom struggle sat together to draw up a common constitution। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो पावरफुल पार्टी थी, जो ऑप्रेस करने थी, जो दूसरों को हमेशा परेशान करने वाली थी, वो पार्टी जिन्होंने हमेशा ब्रूटल किलिंग्स करी हैं, बहुत बुरी तरह से लोगों को मारा है, वो, और वो जो लोग जो बहुत ही अच्छे हैं, जिनकी ह्यूमैनिटी है जिनके अंदर, अब दोनों ने इकट्ठे मिलके ही एक कॉन्स्टिट्यूशन, कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। अब इसके लिए वो कितने सालों तक आपस में डिस्कस करते रहे। उन्होंने 2 साल तक डिस्कशन किया, डिबेट किया, और क्या नतीजे पे निकले कि एक सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का वो उन्होंने बना लिया। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जितने भी सिटीजन्स थे, ठीक है, उनको सबको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव, मतलब बहुत लंबे, मतलब बहुत ज़्यादा राइट्स, अच्छे राइट्स दिए उनको, जो कि किसी भी कंट्री में होने चाहिए। और इकट्ठे मिलके उन्होंने ये सोल्यूशन जो थी प्रॉब्लम्स की, जो सोल्यूशन वो भी निकाल लिए। और उन्होंने ये कहा कि कोई भी एक्सक्लूड नहीं, मतलब किसी को भी निकालना नहीं चाहिए, किसी के साथ भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। और ये भी उन्होंने एग्री कर लिया कि हर कोई पर्सन जो है अब सोल्यूशन का पार्ट बनेगा, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो पास्ट में, उन सबको भुला के। जो प्रीएम्बल था साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये सारी स्पिरिट को सम अप कर देता है। आप अपने पेज नंबर 28 में देखेंगे। लेट्स सी इन पेज नंबर 28 प्रीएम्बल क्या कहते हैं, मतलब क्या कहता है, क्या लिखा है उस प्रीएम्बल में। So it is 23, 24, 25, and this is here it is 26, 27, and there it is the 28. So let's see what is written in the preamble. So we the people, ठीक है, of the United States, in order to form a more perfect union, establish justice, ensure domestic tranquility, provide for the common defense, promote life, generate general welfare, and secure the blessing of liberty to ourselves and our posterity. So, ordain and establish this constitution for the United States of America। ठीक है, तो ये एक उन्होंने प्रीएम्बल का वो है। अब ये था आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए, और अब ये है नीचे आपका साउथ अफ्रीका के लिए। वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका रिकोगनाइज द अनजस्टिस ऑफ आवर पास्ट, ठीक है, जो भी उनके पास्ट में उनके साथ अनजस्टिस हुई हैं, ठीक है। ऑनर दोज हु सफ़र्ड फॉर जस्टिस, ठीक है, हम उनको जो जस्टिस जिन्होंने सफ़र किया जस्टिस के लिए, हम उनको ऑनर करते हैं। एंड फ्रीडम इन आर लैंड, अपनी लैंड में फ्रीडम के लिए और जस्टिस के लिए जिन्होंने सफ़र किया उनको हम ऑनर करते हैं। रिस्पेक्ट दोज हु हैव वर्क टू बिल्ड एंड डेवलप आवर कंट्री, और उनका रिस्पेक्ट करते हैं जिन्होंने इस कंट्री को बिल्ड करने में और डेवलप करने में हमें उसके लिए काम किया है। एंड बिलीव दैट साउथ अफ्रीका बिलोंग टू ऑल हु लिव इन इट, कि जितने भी लोग साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं तो वो साउथ अफ्रीका सबके लिए है। यूनाइटेड इन आर डाइवर्सिटी, अब हम चाहे जो भी हैं डिफरेंट है, लेकिन फिर भी हम सब यूनाइटेड हैं। इसलिए वी देयरफॉर थ्रू आर फ्रीली elected representatives adopt this constitution as a supreme law of the republic so as to, हाँ, तो कह रहे हम जो है जो अपना हमने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया है, ठीक है, हम इस हम इस अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं एज द सुप्रीम लॉ, और
सुप्रीम लॉ ऑफ द रिपब्लिक, हमारे मतलब कंट्री का जो है सुप्रीम लॉ बन है हमारा, हम इसको मतलब जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हम इसको अडॉप्ट करते हैं. सो we the division of the past deal the division of the past and establish a society based on democratic values, कि ऐसी सोसाइटी बनाए जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे हो और सोशल जस्टिस हो एंड फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हो सबके अंदर. सो ले द फाउंडेशन फॉर अ डेमोक्रेट एंड ओपन सोसाइटी इन विच गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल एंड एवरी सिटीज़न इन इक्वली प्रोटेक्टेड बाय लॉ. ठीक है, तो ये फाउंडेशंस हैं डेमोक्रेटिक के लिए हैं और सोसाइटी ओपन करते हैं जो कि जिसमें कि गवर्नमेंट जो है किसके ऊपर बेस्ड है, ऑन द विल ऑफ द पीपल, लोगों के जैसे जैसे लोग चाहते हैं वैसे उसके ऊपर डिपेंडेंट है हमारी गवर्नमेंट, और हर एक सिटीजन को जो है इक्वली प्रोटेक्टेड होगा लॉ से. और हम इम्प्रूव करते हैं द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ऑल सिटीजन्स और फ्री द पोटेंशियल ऑफ ईच पर्सन. ठीक है, जितने किसी के अंदर पोटेंशियल है वो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग फ्री है. एंड बिल्ड अ यूनाइटेड एंड डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, हम इस तरह का साउथ अफ्रीका बना रहे हैं वो यूनाइटेड हो और डेमोक्रेटिक हो एंड एबल टू टेक इट्स राइटफुल प्लेस एज अ सोवरेन स्टेट इन द फैमिली ऑफ नेशंस. ठीक है, जो एक तरह से हमारा एक सोवरेन स्टेट है, एक आज़ाद देश है इतने सारे नेशंस में. सो मे गॉड प्रोटेक्ट आवर पीपल, हम अब इसमें यह भी लिखा कि गॉड हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करें. एंड अकोसी सिख अफ्रीका, अच्छा ये उसमें लैंग्वेज डिफरेंट है तो दूसरी है, तो मेनली उन्होंने लिखा है कि हमारे लोगों को बचाए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन द प्रीएम्बल. ठीक है, तो ये तो हो गया इनका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका. तो कैसे उन दोनों ने मिलके अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना लिया था और जिसको उन्होंने फिर आगे जाके फॉलो किया. ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी हो गई थी कि उन्होंने अपने जो है ऐसे इस पुरानी चीज़ों को भुला के नई चीज़ों को फॉलो किया, क्योंकि अगर ये नई चीज़ों को फॉलो नहीं करते तो शायद कभी भी एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन ना बन के आ पाता. ओके, नाउ दैट सी द पिक्चर इज़ देयर, किस तरह से सारे ये नेल्सन मंडेला की पिक्चर है बीच में, आप देख सकते हो. ओके, तो आप इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है आपको नीचे कि जो ये आप स्ट्रगल साउथ अफ्रीकन स्ट्रगल है आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में याद दिलाता है. यस, ऑफ कोर्स याद दिलाता है. तो साउथ अफ्रीकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसने डेमोक्रेट्स को हमेशा इंस्पायर किया पूरी दुनिया में. ठीक है, तो जितने भी डेमोक्रेट कंट्रीज़ थी वो सारे साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पिरेशन मिला उनको, और जो कि एक ऐसी स्टेट बन गई थी जिसने 1994 में पूरे वर्ल्ड को डिनाउंस किया एज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक वन, is now seen as the model of democracy. ठीक है, a state denounced by entire world till 1994. ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड जिसे 1994 में डिनाउंस कर रहा था, अब वो और एज द किस तरह से उसको देखता था, एज अ अनडेमोक्रेटिक वन. ठीक है, अब उसको एक तरह से उसको मॉडल बन गया था साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेसी का. ठीक है, तो 1994 में नेल्सन मंडेला जो है वो यहाँ इसके प्राइम मिनिस्टर बन गए थे. तो इस तरह से उससे पहले जो है पहले पूरे कंट्री जो बाकी देश थे उसको अनडेमोक्रेटिक समझते थे क्योंकि वाइट्स का रूल था, पर कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ये एक मॉडल मतलब एक दूसरे को एक मॉडल बन गया सबके लिए डेमोक्रेसी का. अब ये चेंज कैसे पॉसिबल हुआ? ठीक है, ये सिर्फ चेंज तभी पॉसिबल हुआ क्योंकि जो साउथ अफ्रीकन पीपल थे वो डिटर्मिन्ड थे अब इकट्ठा काम करने के लिए, मिलके काम करने के लिए. और अब जो बेटर एक्सपीरियंस उनके साथ हुए हैं, ठीक है, उनको उसको भुला के, ठीक है, और एक अच्छा सा नेशन, रेनबो नेशन जिसमें सब तरह के लोग थे वो आ जाएं. और स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, मंडेला ने क्या बोला है ये पढ़ लेते हैं कि बोथ पास्ट एंड फ्यूचर. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका दोनों के बारे में बोलता है, पास्ट के बारे में पर फ्यूचर के बारे में भी. ठीक है, और एक तरफ तो ये बताता है कि
जो साउथ अफ्रीकन्स हैं डिक्लेयर टू वन अनदर एंड दैट वी शिल नेवर परमिट अ रेपिटेशन ऑफ आर रेसिस्ट, कि हम ये जो रेसिस्ट हुआ या ब्रूटल और रिप्रेसिव पास्ट हमारे साथ हुआ, ऐसा दोबारा से कभी भी रेपिटेशन नहीं हुआ। क्योंकि देखिए बेटा, अगर ब्रिटिशर्स ने उनके साथ गलत किया, अगर फिर वो भी गलत करते तो फिर दोबारा से ब्रिटिशर्स उनके साथ ऐसे ही बिहेव करते ना, तो बड़प्पन किसी को ना किसी को तो दिखाना था, तो बड़प्पन किसने दिखाया? साउथ अफ्रीका ने। तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा यहाँ पे इसमें पीसफुल हो गया एटमॉस्फेयर। बट इट इज़ मोर देन दैट, इट इज़ ऑल्सो चार्टर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कंट्री। अब इससे ज़्यादा क्या कि ये एक जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारी चेंज हुआ है कंट्री में, और ये इनटू वन विच इज़ ट्रूली शेयर्ड बाय ऑल इट्स पीपल, जो एक में ये एक बन गया है, देश एक बन गया है, जिसमें चाहे वाइट्स रहें, चाहे ब्लैक्स रहें, चाहे या कलर्ड रहें, तो एक देश बन चुका है और सारे लोग जो है इसके अंदर रहते हैं। और अ कंट्री विच इज़ द फुलेस्ट सेंस बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस, ब्लैक एंड वाइट, वुमेन एंड मैन। ठीक है, तो ये पूरे जो है एक तरह से किसको, सबको बिलोंग करता है, चाहे वो ब्लैक है, चाहे वाइट है, चाहे वुमेन है, चाहे मैन है। सो जो इमेज है ये आपको बनी हुई बेटा, ये आपको जो साउथ अफ्रीका जो आज का है उसके स्पिरिट के बारे में उसको बताता है, किस तरह से साउथ अफ्रीकन जो है अपने आप को रेनबो नेशन बोलते हैं। क्यों रेनबो नेशन बोलते हैं? यू कैन चेक इट आउट, और लिटिल बिट हिंट दे देंगे कि हर तरह का लोग इकट्ठे होकर वहाँ पे डिफरेंस होने के बाद भी रहते हैं इकट्ठे। So, अब देखिए आता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। जो द साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल इज़ अ गुड वे टू अंडरस्टैंड वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशंस डू। तो हमें साउथ अफ्रीकन एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल मिलती है कि हमें ये समझने के लिए कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। जो ऑपरेसर हैं, है ना, और ऑपरेस्ड हैं एक नई डेमोक्रेसी में, अब उन्होंने क्या किया था प्लान, इकट्ठे रहने का, एज इक्वल्स, इकट्ठे इक्वल रहने के लिए। तो ये इजी टास्क नहीं था कि एक दूसरे के ऊपर वो ट्रस्ट कर सकें, बट उनके अंदर में डर भी था और उनको अपने जो इंटरेस्ट को सेफ गार्ड भी करना चाहते थे, क्योंकि ब्लैक मेजॉरिटी थी, वो हमेशा इस चीज़ के लिए कीन रहती थी कि मतलब उनको एकदम से ये उतावलापन रहता था कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, क्योंकि उन्होंने अब देखो मेजॉरिटी रूल के ऊपर ज़्यादा वो करा था ना, जो कि मेजॉरिटी जिसको प्रेफर करेगी वही रूल करेगा। ठीक है, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया उस चीज़ के लिए उन्होंने, क्योंकि जिसको लोगों ने मेजॉरिटी लोगों ने जिसको चाहा उसको बनाया गया। अब दे वॉन्टेड अ सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, अब उनको सोशल और इकोनॉमिकल राइट्स चाहिए, इकोनॉमिक राइट्स चाहिए थे। जो वाइट माइनॉरिटी थी वो अपने जो प्रिविलेजेस और प्रॉपर्टी को बचा के, वो कहते उनका इच्छा थी कि उनके जो उनको प्रिविलेजेस मिल रही थी, जो उनको प्रॉपर्टी थी, वो प्रोटेक्ट रहें, तो उनको कोई ले ना। तो बहुत सारे लंबे नेगोशिएशन के बाद, मतलब समझौते के बाद, वो जो दोनों की पार्टी जो थी वो अब एग्री हो गई थी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। और जो वाइट्स थे और जो मेजॉरिटी रूल के जो प्रिंसिपल्स थे, ठीक है, उसके लिए एग्री हो गई थी कि वो क्या था प्रिंसिपल, दैट ऑफ वन पर्सन वन वोट। ठीक है, द वाइट्स भी इस प्रिंसिपल को कि मेजॉरिटी रूल करेगी, इसके लिए इस प्रिंसिपल को एग्री हो गई थी कि एक पर्सन और एक वोट होगा। और उन्होंने ये भी, दे ऑल्सो एग्रीड टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर द पुअर एंड वर्कर्स ऑल्सो। ठीक है, एक तो उन्होंने कहा कि वन पर्सन वन वोट, है ना, कि मेजॉरिटी जिसको रिप्रेजेंट करेगी, जिसको इलेक्ट करेगी, वही आगे जाके देश को आगे चलाएगा। और क्या उन्होंने एग्री किया कि जो बेसिक राइट्स जो थे जो पुअर और वर्कर्स के लिए, उनको भी एक्सेप्ट किया गया। और जो ब्लैक्स थे उन्होंने क्या एग्री कर लिया कि मेजॉरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट, कि जो मेजॉरिटी रूल रखेगी वो एब्सोल्यूट नहीं होगा। एब्सोल्यूट मीन्स कि उनकी अपनी मनमानी नहीं करेंगे। ठीक है, सो जैसे कि पहले ब्रिटिशर्स ने किया था, यानी कि उल्टा हो गया ना, मान गए ना, वो उन्होंने उनके साथ रिटेलिएट नहीं करा ब्लैक्स ने। तो उन्होंने वो एग्री करे कि दैट द मेजॉरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ वाइट माइनॉरिटी, कि वाइट माइनॉरिटी की जो भी प्रॉपर्टी उनके पास अभी है वो वाइट से ब्लैक्स नहीं लेंगे। तो ये इजी नहीं था कॉम्प्रोमाइज़ करना, क्योंकि अंदर अंदर तो कहीं ना कहीं तो घाव तो रहता ही है ना बेटा। तो ये कॉम्प्रोमाइज़
कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा था। इवन दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर, व्हाट वाज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन। क्यों किस तरह से ये कॉम्प्रोमाइज़ इम्प्लीमेंट हो सकता था, क्योंकि उनको लगता था कि जो एक दूसरे के ऊपर अभी तो ट्रस्ट कर रहे हैं एक दूसरे कि क्या गारंटी है कि ये ट्रस्ट जो है ब्रोकन, इट विल नॉट बी ब्रोकन, कि आगे जाके फ्यूचर में इसको तोड़ा नहीं जाएगा। तो द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट इन सच अ सिचुएशन इज़ टू राइट ऑन सम रूल्स। अब क्योंकि उनको विश्वास नहीं तो इन सब चीज़ों को, ये ट्रस्ट ख़राब ना हो तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस राइट किए गए, लिखे गए कि जो जिनको सबको फॉलो करना। देखिए बेटा, जब कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस चलेंगे और उनको हम फॉलो करेंगे, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी ना। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स बने और उनको जो है सबको मान्य थे, चाहे वो वाइट्स थे, चाहे वो ब्लैक्स थे या कलर थे, ठीक है। और ये रूल्स, दीज रूल्स ले डाउन हाउ द रूलर्स आर टू बी चूजन इन फ्यूचर, कि किस तरह से फ्यूचर में रूलर्स को चूज़ किया जाएगा, इस तरह के रूल्स बनाए गए थे। और ये और क्या रूल्स ने बताया था कि व्हाट द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आर एम्पावर्ड टू डू, कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी उनको क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा, ये भी रूल्स बनाए गए, ठीक है। नंबर 2 तो ये बात होगी। और फाइनली जो रूल्स थे ये डिसाइड करते थे कि सिटीजन्स के राइट्स, उनके अधिकारों के बारे में भी, ठीक है। तो और क्या था, दीज रूल्स विल वर्क ओनली इफ़ द विनर कैन नॉट चेंज दैम वेरी ईजली। तो ये तभी वर्कआउट होंगे अगर जो भी सत्ता में होगा और वो उनको चेंज नहीं करेगा, ठीक है। और वो इनको ईजिली चेंज नहीं कर पाएगा, मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा, मतलब उस चीज़ के लिए जेन्युइन रीज़न देना पड़ेगा चेंज करने के लिए। सो दिस इज़ व्हाट द अफ्रीकन्स डिड। तो क्या देखिए कितनी अच्छी चीज़ है, काफ़ी हद तक हमारा इंडिया का भी कॉन्स्टिट्यूशन इसके साथ रिलेटेड है। आगे पढ़ेंगे हम इसके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी, किस तरह से बना। और क्या किया था, दे एग्रीड ऑन सम बेसिक रूल्स। और वो कौन से थे कि जो रूल्स जो बनाए गए हैं ये सुप्रीम होंगे, कोई भी गवर्नमेंट जो है इनको इग्नोर नहीं करेगी। और ये इसी जो बेसिक रूल्स को क्या नाम दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया, ठीक है। तो देखिए कितने सारे रूल्स बनाए गए थे कि सबको ये इनको अबाइड करना था, है ना। जो भी फ्यूचर में रूलर बनेगा वो इनको चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो पावर में आ जाती हैं वो जो अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएंगी, है ना। तो जो सिटीजन्स के राइट्स थे उनको भी बताया गया कि कौन से राइट्स हैं, और उनको इजीली चेंज भी नहीं कर पाएंगे, ये भी इस रूल्स में लिखा गया, ठीक है। तो ये लॉज जो हैं, जो रूल्स हैं, ये सुप्रीम लॉज बनाए गए और कोई भी इनको इग्नोर नहीं करेगा। और इसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज़ नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये यूनिक नहीं है साउथ अफ्रीका में। एवरी कंट्री हैज़ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल, हर कंट्री में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। उनके रिलेशंस इतने बुरे नहीं होंगे जैसे कि वाइट्स और ब्लैक्स में, जो कि साउथ अफ्रीका में रहे होंगे। पर पूरे वर्ल्ड में जो डिफरेंसेस हैं लोगों के अंदर, उनके ओपिनियंस हैं, उनके इंटरेस्ट हैं, सब डिफ़र करते हैं, चाहे वो डेमोक्रेटिक हैं या नहीं है, ठीक है। मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड नीड टू हैव दीज बेसिक रूल्स, ठीक है। तो ये ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं दुनिया में, ये बेसिक रूल्स उन्होंने रखे हुए हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ने स्पेशली। तो दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट, खाली गवर्नमेंट्स के ऊपर अप्लाई नहीं करता है। कोई भी एसोसिएशन हो उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। मीन्स सेट ऑफ लॉज जो हैं हर एसोसिएशन के पास होने ज़रूरी होते हैं। वो आपका क्लब भी हो सकता है, आपकी कोऑपरेटिव भी हो सकती है आपके एरिया में, है ना। तो और पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकती है। सबको क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन की सेट ऑफ रूल्स की ज़रूरत पड़ती है, तभी वो सब काम अच्छे से हो सकता है। चाहे वो कोऑपरेटिव है कोई, ठीक है, चाहे वो आपका स्कूल भी कह सकते हो आप, स्कूल है चाहे आपका, ओके। और आपका मतलब कुछ भी आपके एरिया में जो भी कोई चीज़ हो, अगर सेट ऑफ रूल्स रहेंगे तो आप उसको अच्छे से वर्कआउट कर सकते हैं। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी कंट्री का इज़ अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे कंट्री में है वो कुछ रिटन रूल्स हैं जो सारे लोग जो हैं जिनको एक्सेप्ट करते हैं और इकट्ठे रहते हैं, चाहे वो कितने भी डाइवर्स लैंग्वेज से बिलोंग करते हो, डाइवर्स रिलीजन को बिलोंग करते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इज़ द सुप्रीम लॉ that determines the relationship among people living in a territory called citizens and also the relationship between the people and government,
ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक सुप्रीम लॉ है जो क्या डिटरमिन करता है, लोगों के बीच में जो लोग रह रहे हैं एक टेरिटरी में, और उनके रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एज वेल एज पीपल, और गवर्नमेंट और लोगों के बीच का रिलेशनशिप, इसको वो क्या करता है? डिटरमाइन करता है। और अब कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी चीज़ें करता है। वो कौन सी चीज़ें हैं? पहली बात है वो डिग्री ऑफ ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन लाता है, ठीक है ना। अगर कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो आप विश्वास करोगे, क्योंकि आपको पता है ये लॉ है, इस लॉ के अगेंस्ट नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो डिग्री ऑफ ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होता है अलग अलग लोगों के लिए, ताकि वो इकट्ठे रह सकें। नंबर 2, ये स्पेसिफाई करता है कि किस तरह से जो गवर्नमेंट है वो बननी चाहिए, किसके पास पावर होगी, है ना, और वो कौन से डिसीजंस लेगा। तीसरी बात, और ये जो गवर्नमेंट की जो पावर की है उनको लिमिट डाउन करती है, लिमिट लगाती है, और जो सिटीजन्स के जो अधिकार हैं उनके बारे में भी बताती है। फोर्थ पॉइंट हो गया कि ये जो एक्सप्रेस करती है लोगों के एस्पिरेशंस अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, ठीक है। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उन लोगों के जो एस्पिरेशंस बताती हैं कि वो किस तरह से वो गुड सोसाइटी को क्रिएट कर सकती है। जितने भी कंट्रीज़ है जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है आर नॉट नेसेसरीली डेमोक्रेटिक। सेट ऑफ रूल्स तो हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के पास, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं हो सेट ऑफ रूल्स जो बने हुए हैं उनके कारण जो है वो पर्टिकुलर कंट्री डेमोक्रेटिक भी हो, है ना। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था चाइना के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, है ना, कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। क्यों नहीं है ना? क्योंकि चाइना में एक ही पार्टी चलती है ना, और उसमें पाकिस्तान में कोई ना कोई अपना जो है मिलिट्री डिक्टेटर आ जाता है ना, वो अपना ही चलाता है, तो प्राइम मिनिस्टर की इतनी नहीं चलती है। बट ऑल द कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा। अब जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी ग्रेट ब्रिटेन के अगेंस्ट, जो है अमेरिकन्स गेव देमसेल्व्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अमेरिकन्स ने उनको कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को दे दिया था। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिकन्स अपने आप को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था। और रेवोल्यूशन के बाद, ठीक है, फ्रेंच पीपल अप्रूव्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फ्रेंच लोगों ने भी ऐसे अपने आप को रेवोल्यूशन के बाद डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तब से ही ये प्रैक्टिस बन गई कि जितने भी डेमोक्रेसीज हैं उनके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। सो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो फॉर दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। You hope you will all understand the chapter nicely, and do practice, do learn the reading of the chapter on your own also.